चलिए वो पार्ट पूरा नहीं हो पाया था, लेकिन यकीन मानिए ये आखिरी पार्ट होगा, ठीक है। आपको वो रुक गया था बीच में, टेक्निकल इशू हो गया था, काम आ गया था। तो यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में से किस विभाग की स्थापना लॉर्ड मेयो ने की थी। आपको हम बताए थे कि पहले ही में कि लॉर्ड मेयो जो था वह उसको पैसा चाहिए था, तो 1870 में क्या किया, प्रांतों के लिए विकेंद्रीकरण किया। उसके एक साल बाद क्या किया, आपको 71 में विभाग का स्थापना किया, कृषि राजस्व और वाणिज्य विभाग का स्थापना किया। और 78 फिर उसके एक साल बाद 72 में क्या किया था, वो 72 बार बोले कि भारत का पहला जनगणना करवाया था। अच्छा, एनएसएसओ की स्थापना कौन कराया था बताएंगे। अब है यहाँ पे कि भारत का पहला जनगणना किसके कार्यकाल में हुआ था, तो लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुआ था। किसकी हत्या कर दी गई थी, तो लॉर्ड मेयो की हत्या कर गई थी पद पे रहते हुए। फिर 1870 में, अरे यार कहाँ चल रहा है रे, 1870 में मेयो द्वारा शुरू किए गए वित्तीय प्रस्ताव फाइनेंशियल एजुकेशन का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो प्रांतों को क्या करना, एक निश्चित राजस्व प्रदान करना। फिर से भारत में कृषि और वाणिज्य विभाग की स्थापना किस वर्ष हुई, कृषि और वाणिज्य विभाग की स्थापना, तो बताए थे कि 72 में हुई। 72 बार बोले कि कब स्थापना हुई, 72 बार बोले कि इसकी स्थापना कब हुई, 72 में हुई, 71 में नहीं। फिर यहाँ पे लॉर्ड मेयो की विदेश नीति मुख्य रूप से किस नीति के रूप में जानी जाती है, तो लॉर्ड मास्टरली इनएक्टिव भी क्या है, इनएक्टिव ही था लॉर्ड मेयो भी। मेयो ने एनएसएस की स्थापना को व्यवस्थित करने के लिए भारत में किस संगठन की स्थापना की, तो बताए थे मेयो जो है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया का स्थापना किया था, ठीक है ना, सॉरी स्टैटिक सर्वे ऑफ इंडिया का स्थापना किया था, स्टैटिक सर्वे ऑफ इंडिया का स्थापना किया था, क्योंकि उसको स्टैटिक डाटा चाहिए था जनसंख्या का, क्योंकि वो पहला क्या करा रहा है, सर्वे करा रहा है, जनगणना करा रहा है। लॉर्ड मेयो 1870 में काठियावाड़ गुजरात में राजकुमारों को शिक्षा देने के लिए किस कॉलेज की स्थापना किया, तो राजकुमार कॉलेज की स्थापना किया था गुजरात में 1870 में। लेकिन यही 1875 में पूछा जाए तो वो अजमेर में आपको मेयो कॉलेज का स्थापना किया था। तो दो कॉलेज स्थापना किया हुआ ये। फिर यहाँ पे भारत के बुनियादी ढांचा को सुधार लाने के लिए लॉर्ड मेयो का काल तेजी से विकसित हुआ, क्या हुआ, तो इसके समय तो बताए थे कि ये विकसित हुआ था। देखो इसके समय भी रेलवे हुआ, सड़क हुआ, टेलीग्राफ लाइनें भी इसके समय भी, ठीक है ना, तो ये सब किया। रेलवे सड़क तो किया ही है, ठीक है, टेलीग्राफ भी होगा। समुद्री केबल कौन बिछाया था लॉर्ड बिछाया समुद्री केबल, याद कराए थे। लॉर्ड मेयो ने भारत के किस सीमावर्ती देश के अमीर शासकों के शेर अली के साथ अम्बाला का एक भव्य दरबार 1869 में आयोजन किया, बताओ अम्बाला का, तो अफगान अफगान सरदारों के साथ अम्बाला में एक भव्य आयोजन किया था, कौन, तो लॉर्ड मेयो। हम आते हैं, एक सेकंड चश्मा लेके। फिर से लॉर्ड मेयो की हत्या के बाद भारत में अस्थायी वायसराय किसे बनाया गया था, तो लॉर्ड मेयो की हत्या के बाद भारत में अस्थायी वायसराय बनाया गया लॉर्ड नेपियर को। किसको बनाया गया, लॉर्ड नेपियर को। लॉर्ड मेयो के पार्थिव शरीर को मृत्यु के बाद कहाँ दफनाया गया है, तो इसको पोर्ट ब्लेयर, नहीं हत्या वो यहीं पे, इसको कहाँ दफनाया गया है, अंडमान में तो नहीं है, इसको हत्या हुआ तो आयरलैंड के काउंट किल्डेरी में दफनाया गया, क्योंकि भारत में एक ही का समाधि केवल गाजीपुर में है, कार्नवालिस का। विच वॉज द रियल नेम ऑफ लॉर्ड मेयो हु सर्व्ड, लॉर्ड मेयो का रियल नेम क्या था, ब्राउकी, साउथवेल ब्राउकी, सबका वेल करता था, इसका नाम क्या हो गया, ब्राउकी। फिर से विच न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट वॉज फाउंडेड बाय लॉर्ड मेयो 1871, बताए थे 71 या 72 में डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, रेवेन्यू और कॉमर्स का स्थापना किया था। जो मेजर लीगल कोड था वो पास हुआ था लॉर्ड मेयो के टेन्योर में 1872 में, जो क्रिएट कर रहा था एक यूनिफॉर्म रूल और सभी इंडियन के लिए कास्ट और कम्युनिटी को लेकर, वो क्या था, तो 1872 में साक्ष्य अधिनियम, इंडियन एविडेंस एक्ट, इसके समय पारित हुआ। अगर इसका नाम नहीं दिया रहेगा तो नोट्सबुक का नाम दिया रहेगा, दोनों सही है।
लॉर्ड में जो क्या था, स्टैटिकल सर्वे ऑफ इंडिया का स्थापना किया था, बिल्कुल जनगणना कराने के लिए अपॉइंट, और उसका हेड किसको बनाया था, उसका हेड बनाया था डब्ल्यू हंटर को। कैसे याद रखोगे, तो जनसंख्या के बात हो रही तो मुस्लिम जनसंख्या भी गिनाएगा, और मुस्लिम जनसंख्या को गिनने में सबसे प्रमुख आदमी कौन था, डब्ल्यू हंटर। जो लॉर्ड मेयो है, ओवरसॉ द इंट्रोडक्शन ऑफ विच सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट इन ट्रांसपोर्टेशन, तो इंट्रोडक्शन ऑफ स्टेट रेलवे, जो लॉर्ड मेयो है वो क्या किया था, स्टेट मैनेज रेलवे और पब्लिक वर्क को इम्प्रूव किया था, स्टेट मैनेज रेलवे का स्थापना किया था। इसी कारण पूछा गया था, लॉर्ड मेयो जो रेलवे के लिए भी काम किया था, टेलीग्राफ के लिए भी काम किया था, सिंचाई के लिए भी काम किया था। बताए थे कि जो मेयो है वो नानी घर बैठ के गया था रेल से, मायो। 1870 में लॉर्ड मेयो एक प्रसिद्ध प्रस्ताव पेश किया जिसमें कुछ विभागों को नियंत्रण प्रांतीय सरकार को हस्तांतरित कर दिया गया। इनमें से कौन सा विभाग हस्तांतरण नहीं किया गया, हम बताए थे बहुत सारा ऐसा विभाग था जो कि क्योंकि ये क्या कर रहा है, डिसेंट्रलाइजेशन कर रहा है, तो उसके लिए आप बताए थे 1872 में विभाग की भी स्थापना किया गया था जिसको पैसा दे रहा था, तो उसको शिक्षा दे दिया, चिकित्सा सेवा दे दिया, पुलिस दे दिया, लेकिन मिलिट्री अफेयर्स एंड मामले दे सकता है, बताओ। सेना के दम पर ही तो अंग्रेज शासन चल रहा है, तो सेना कैसे देगा, तो डी नहीं देगा। ऐसा हम याद भी कराए हुए हैं कि रोशन सर दे दिया, खान सर दे दिया, पुलिस मतलब शिवम सर दे दिया, ठीक है ना। और जेल सड़क मतलब रमांशु सर दे दिया, रमांशु सर जेल पे गए, सड़क पे बैठे, तो ये सब चीज़ दे दिया, लेकिन जो पुलिस है, ये मिलिट्री पावर है, वो नहीं देगा, ठीक है। अब आगे नॉर्थ बुक, क्या है नॉर्थ बुक, तो ये क्या है, इनकम टैक्स की समाप्ति की, जो कैनिंग लगाया था 1860 में, कैनिंग कैन इम्पोज टैक्स, लेकिन ये क्या किया, टैक्स को समाप्त कर दिए। कैसे याद रखेंगे, तो हम लोग बुक में ही इनकम टैक्स पढ़ते हैं, पढ़ना बंद कर दिया, उस समय क्या किया, बुक में इनकम टैक्स को लिखना पढ़ना बंद करवा दिया नॉर्थ बुक। फिर फ्री ट्रेड की बात करता है, फ्री ट्रेड की बात करता है, ये बोलता है कि अधिकांश निर्यात शुल्क को हटा दिया, केवल तेल चावल और नील जैसी चुनिंदा वस्तुओं पर ही क्या किया, वो लगाया, जारी रखा। तो ये से याद करो कि हम लोग बुक में हर जगह याद है फ्री ट्रेड की पढ़ाई करते हैं, बुक में हर जगह फ्री ट्रेड की पढ़ाई करते हैं। फिर जो है आयात शुल्क में कटौती किया, इम्पोर्ट ड्यूटी में कटौती किया, 7.5% से हटा के 5% कर दिया। फिर अकाल प्रबंधन के लिए बिहार और बंगाल में कुछ अकाल आया था इसके समय, एक सफल राहत नीति चलाया था। मेहरबान में क्या किया था, चावल भेजा, बर्मा में चावल भेजा, अकाल भुखमरी वहाँ पर था, तो याद करते हैं कैसे इसको लाइन को, तो हम लोग बुक में ही ऐसी राहत नीति को पढ़ते हैं, वास्तविकता में तो होता नहीं कि कोई किसी देश का सहायता करे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कुछ और उसके समय, कूका आंदोलन इसी के समय हुआ था, जैसे बहावी आंदोलन किसके समय हुआ था, अलीगढ़ द्वितीय के समय, अलीगढ़ फर्स्ट के समय, तो कूका आंदोलन इसी के समय हुआ था। कैसे याद रखेंगे, तो बुक में ही हम लोग क्या करते हैं, कूका आंदोलन पढ़ते हैं। फिर बड़ोदरा गायकवाड़ को हटाना, बड़ोदरा के शासक थे महलराव गायकवाड़ पे कुप्रशासन और ब्रिटिश रेजिडेंट को जहर देने के आरोप लगा के नॉर्थबुक के जांच आयोग के बाद उसको गद्दी से हटाकर मद्रास निर्वासित कर दिया था। बड़ोदरा के गायकवाड़ से किसको पंगा हो गया था, तो ये सब भी कहानी बुक में नहीं दिया हुआ है, बताओ अभी तक, ठीक है। नॉर्थ बुक वाला कहानी है ये। फिर जो प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत में यात्रा हुआ 1855-76 के बीच में, तो 75 बार, तो सबसे पहली बात ये यात्रा ही कर रहा है जो प्रिंस है, एडवर्ड सप्टम है, जो प्रिंस है तो वो बुक पढ़ेगा ही राजा लोग, ठीक है। तो ऐसे ही याद कराते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पे प्रशासनिक विभाग में क्या स्थापना किया, तो मानसून विभाग की स्थापना किया 1875 में, तो 75 बार देखते हैं बुक में मानसून के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। फिर अफगान नीति पे मतभेद, अफगान नीति पे इसको क्या होता है, इसको तो सबसे पहली बात इजरायली सरकार भेजता है, लेकिन ये अफगानिस्तान के प्रति फॉरवर्ड पॉलिसी अपनाना चाहता था, ठीक है ना, अफगान के प्रति फॉरवर्ड पॉलिसी अपनाना चाहता था इजरायली सरकार, लेकिन जो नॉर्थबुक है हमेशा इस विरोधी थे, इस नीतिगत विरोधी के कारण इसने 1856 में पद से इस्तीफा दे दिया। हम लोग शुरू से ही जानते थे कि इसका ट्रिक को कैसे याद रख सकते हैं, हम लोग शुरू से ही बुक में अफगान लवर के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है ना, और अफगान विरोधी के बारे में पढ़ते हैं। तो नॉर्थ बुक याद रखना, अफगान नीति पर क्या किया, विरोध, ये इस्तीफा दे दिया। आइए अब इसमें देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। आइए इसमें
किसके कार्यकाल के दौरान, नॉर्थबुक के कार्यकाल के दौरान कौन सा एक प्रसिद्ध विद्रोह हुआ? तो बताए थे कि कूका, हम लोग क्या पढ़ते हैं, कूका विद्रोह बुक में पढ़ते हैं। उसके बाद है यहाँ पे कि 1875 में ब्रिटिश राजकुमार नॉर्थबुक के समय भारत में किसने दौरा किया? तो एडवर्ड सप्तम में किया था। हम कई बार बताए कि 75 बार ये दौरा ही कर रहा है, और जो बुक है तो प्रिंस है, तो बुक है पढ़ेगा ही, राजा है तो। उसके बाद है लॉर्ड नॉर्थबुक। लॉर्ड नॉर्थबुक ने किस वर्ष भारतीय मामले में, बताए थे इसका मतभेद हो गया था, किसको लेके? अफगान मामले को लेकर इसको मतभेद हो गया था, इस यात्रा को। तो इस यात्रा ने अपना इस्तीफा ही दे दिया। बताओ क्या ज़रूरत है अफ़गान के विरोध करने का? बुक में पढ़ रहे कि हम लोग शुरू से क्या है, अफ़गान लवर है, लेकिन ये क्षेत्र क्या किया, विरोध किया, तो अपने क्षेत्र 76 में इस्तीफा दे दिया। लॉर्ड नॉर्थबुक के बाद कौन आएगा? तो लिप्टन आएगा, जो बहुत सारा बुक पे क्या करेगा, प्रतिबंध लगाएगा। तो नॉर्थबुक के बारे में एक ही बात याद रखना, इसका कार्यकाल कैसे याद होगा नॉर्थबुक के बारे में? तो एक तो याद रखना, प्रिंस ऑफ वेल आया था 1875 में, ये अपना इस्तीफा दे दिया था 1876 में। इस कूका विद्रोह इसी के समय हुआ था। फिर यहाँ पे देखो, निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध घटना के दौरान जो नॉर्थबुक है भारत का वायसराय बना? तो याद है इसके समय क्या होता है, प्रिंस ऑफ वेल्स एडवर्ड सप्तम का आगमन होता है 1875 में। अब बताए थे कि बुक है तो प्रिंस पढ़ेगा ही, राजा पढ़ेगा ही, 75 बार तो भारत में ही रहा है। फिर बताए थे कि पंजाब टेनेंस एलिएशन एक्ट, पंजाब टेनेंसी एक्ट नहीं, पंजाब एलिनेशन एक्ट, पंजाब भूमि अलगाव अधिनियम, पंजाब भूमि अलगाव अधिनियम, पंजाब भूमि अलगाव अधिनियम 1875 में आया। फिर से यहाँ पर एक सवाल है कि 1875 में गायकवाड़, जिस वहाँ पे एक राजा था मल्हार राव, इसके खिलाफ जांच आयोग किसने नियुक्त किया था? तो नॉर्थबुक। तो याद देखो, बुक में सब कहानी नहीं है कि बताए थे कि जो बड़ोदरा का शासक मल्हार गायकवाड़ था, उस पर ब्रिटिश रेजिडेंट को जहर देने का इसके ऊपर आरोप था, पॉइजन देने का। इसकी जांच के लिए क्या किया, एक कमेटी का गठन किया। तो ये सब बुक में कहानी है ही नहीं, तो ऐसे याद कराए थे। लॉर्ड नॉर्थबुक ने भारत के वायसराय पद से किस कारण इस्तीफा दे दिया था? क्योंकि ये अफगान का क्या था, विरोधी था, अफगानिस्तान नीति पर क्या था, विरोधी था। हम लोग बुक में शुरुआत से ही पढ़ रहे कि अफगान लवर होते थे हम लोग, जबकि ये नॉर्थबुक क्या कर दिया, विरोधी कर दिया। इस कारण ये क्या किया, 1876 में क्षेत्रा क्या किया, इस्तीफा दे दिया। अब हम लोग पढ़ने वाले भारत के बहुत चर्चित लॉर्ड लिट्टन को 1876 से 80, 4 साल तक रहा, 76 से 80। कैसे याद रखेंगे? तो 76 में तो नॉर्थबुक क्या किया, इस्तीफा दे दिया, और 80 याद करना पड़ेगा। अब आ गया लॉर्ड लिट्टन। लॉर्ड लिट्टन के समय हम लोग को पता है थाला फोरी रीजन, पहला दिल्ली दरबार हुआ कब, थाला फोरी रीजन 1877 में, 1 जनवरी 1877 में पहला दिल्ली दरबार इसके समय आयोजन हुआ। इसका उद्देश्य क्या था, महारानी विक्टोरिया को केसरी हिंद की उपाधि से सम्मानित करना। फिर इसके समय वर्नाकुलर प्रेस एक्ट हुआ, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट हुआ इसके समय 1878 में, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी हुआ था, जो इसको मुंह बंद करने वाला गैगिंग अधिनियम बोलते थे। इसमें क्या कर किया था कि भारतीय भाषाओं ने समाचार पत्र पर कड़ी सेंसरशिप लगा दी थी। फिर क्या है, भारतीय शस्त्र अधिनियम 1878, भारतीय शस्त्र अधिनियम 1878। इंडियन आर्म्स एक्ट आया 78, 78, 78 बताए थे, 78, 78, 78 है जो आर्म्स रखता है, 78, 70 है जो आर्म्स रखता है। फिर जो इसमें क्या किया, सिविल सेवा का जो आयु है उसमें कटौती किया, 19 से 21 से क्या कर दिया, 19 कर दिया। अरे बताए थे कि द्वितीय अफगान युद्ध इसी के समय हुआ था, 78 से 80 के समय। और ये क्या था, बहुत ही आक्रामक युद्ध, आक्रामक नीति अपनाया था। क्या किया था, आक्रामक नीति अपनाया था। फिर से मुक्त व्यापार की नीति और कर में कटौती, इसने लिट्टन ने क्या किया, ये देखो सबसे इम्पोर्टेंट ये है, 29 वस्तुओं पे आयात शुल्क हटा दिया। जैसे सूती वस्त्रों पर आयात शुल्क हटाना, ये पूछा भी था कि एक एग्जाम में कि लिट्टन ने कब सूती वस्त्रों पर आयात शुल्क को हटाया, तो 1879 में। ये किस लिए कर रहा है, अगर यहाँ पे जो ड्यूटी है उसको हटा देगा तो भारत में जो सामान आएगा वो और सस्ता आने लगेगा। भारत का जो सामान चला जाएगा वो और महंगा हो जाएगा दूसरे जगह पे या भारत में ही। तो इसके कारण ब्रिटिश व्यापारी को तो फ़ायदा हुआ, लेकिन भारत के स्थानीय हथकरघा बुनकर
को क्या हुआ, भारी नुकसान होना पड़ा। इसी कारण इस प्रतिक्रियावादी नीति को जो लागू किया ये, तो बहुत आलोचना हुआ। फिर अकाल आयोग का स्थापना किया 1878 में। 1878 में बताए थे ना, अटैची में क्या था, लिट्टी था, अटैची में क्या था, लिट्टी था। किसके अध्यक्षता में, तो स्टैची की अध्यक्षता में। फिर वैधानिक नागरिक सेवा की शुरुआत किया, स्टैट्यूटरी सिविल सर्विसेज का, ये भी 87 में ही, 87 में। इसके तहत क्या हुआ कि भारत का जो भी संभ्रांत और कुलीन परिवार के लोग थे वह सिविल सेवा में नॉमिनेट का प्रावधान हुआ। मतलब कुछ जो विशेष अभिजात वर्ग अमीर लोग हैं उसको भी क्या करना, ब्रिटिश शासन का शिक्षा दे के अब ब्रिटिश शासन के पक्ष में करना। ठीक है। लिट्टन के समय कुछ प्रमुख अधिनियम बताए थे ना, कि ये एक तो बताए थे शस्त्र अधिनियम 1878 में पास हुआ। बीपीएससी में पूछा भी था कि 77 है क्या जो शस्त्र रखता है। फिर से शाही उपाधि अधिनियम, राजकीय टाइटल्स, रॉयल टाइटल्स एक्ट, जिसके तहत केसर हिंद की उपाधि दी गई। तो क्षेत्र है क्या जो बार बार उपाधि लेता है, तो 1876 में। इसी का महारानी विक्टोरिया को 1877 में दिल्ली दरबार आयोजन हुआ। फिर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का 1878 में लाया। अब आइए सवाल बनाते हैं। 1878 में पारित वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो बताया था सबसे पहले एक्ट कब हुआ, 1878 में। इसका एक्ट का उद्देश्य क्या था कि जो भारतीय भाषाओं में, केवल भारतीय भाषाओं में जो समाचार पत्र है उसका जो स्वतंत्रता है उसको प्रतिबंधित करना। निम्नलिखित में से जो किस अधिनियम को भारतीयों के लिए हथियार रखना, मतलब आम शक के बारे में पूछ रहा है। आम शक कब आया, तो बताए थे 78 से 73 है क्या, यही राजकीय उपाधि पूछता तो 76, तो 76 उपाधि लेगा, 76 उपाधि लेगा। फिर बताए थे कि लॉर्ड लिट्टन के समय दिल्ली दरबार आयोजन हुआ, जिसमें महारानी विक्टोरिया को केसरी हिंद का उपाधि दिया गया। वो कब आयोजित हुआ था, तो बताए थे दिल्ली दरबार 1877। बताए थे थाला फॉर ए रीजन दिल्ली दरबार। फिर यहाँ पे देखो बताए थे कि सिविल सेवा परीक्षाओं में प्रवेश के लिए अधिकतम आयु को 21 से घटा के 19 कर दिया गया। तो किसने किया था, तो लिट्टन ने किया था। किसने किया था, लिट्टन ने किया था। फिर यहाँ पे लॉर्ड लिट्टन के बारे में बताए थे कि लॉर्ड लिट्टन द्वारा क्या किया गया था, वैधानिक सिविल सेवा यानी कि स्टैट्यूटरी सिविल सर्विसेज की स्टार्ट की गई थी। किस कारण शुरुआत की गई थी कि जो अमीर लोग हैं भारतीय लोग, वो क्या करें, भारतीय को बिना परीक्षा के नामांकन नहीं, ये नहीं। इसमें क्या किया गया था कि जो भारतीय लोग हैं सीधा उच्च पदों पर, अरे ये किया गया था, सीधे उच्च पदों पे भारतीय लोग नहीं, सिर्फ भारतीय लोग नहीं होगा। जो क्या इसको किसको फ़ायदा पहुंचा रहा था, कुलीन परिवारों को ना फ़ायदा पहुंचा रहा था। तो कुलीन परिवारों के जो लोग हैं वो क्या करें कि बिना परीक्षा के ही वो नामांकित हो जाए, जिससे जो कुलीन परिवार के लोग हैं वो भी क्या बन जाए, ब्रिटिश रक्षक बन जाए। समझ गया, तो इसको अपने, जो कुलीन परिवार के लोग अमीर लोग हैं उसको अपने पक्ष में ही चला था ब्रिटेन। यहाँ पे क्या है, इसका नहीं सही होगा। यहाँ पे बोला भारतीय, अरे भारतीय नहीं, कुलीन परिवार होगा। ठीक है। और ये स्टैट्यूटरी सिविल सर्विसेज कब स्टार्ट किया था, तो बताए थे कि बहुत सारा काम एक्ट वगैरह वो सब लाया था उस समय, लेकिन ये काम किया था जो सेवा 1879 में लाया था। ये 1879 में एक और काम किया था कि 29 वस्तुओं पर जो था, देखो 9 है, यहाँ से याद करो 1879, 29 वस्तुओं पर क्या किया था, जो टैक्स है वो समाप्त कर दिया था, इम्पोर्ट ड्यूटी, जिससे भारत में सामान सस्ता और भारतीय सामान महंगा। लॉर्ड लिट्टन was the well-known poet and novelist under which name did he publish literacy work। पता है कि लिट्टन क्या था, एक कवि था। वो भारत आने से पहले किसी बड़ा पोस्ट पे नहीं था, केवल कवि के पोस्ट पे था। ये भी पूछता है। ऑन नेट मेरिजिथ। लॉर्ड लिट्टन ऑर्गेनाइज द ग्रैंड दिल्ली दरबार इन 1877। बिल्कुल 1877 में ये दिल्ली दरबार थाला फॉर रीजन आयोजन किया और प्रोक्लेम किया कि जो विक्टोरिया है वो केसर हिंद है। तो इसका ट्रू क्या होगा, तो बिल्कुल सही है। द दरबार वाज हेल्ड इन 1877 जनवरी। इवन द साउथ इंडिया वाज सफरिंग फ्रॉम द डिवास्टिंग फेमाइन। जबकि इस समय साउथ इंडिया में क्या आया था,
फेमाइन आया था। अब यहाँ देखो ये वाला, following the Great Famine 1876-1878, Lord Lytton appointed as the Famine Commission, suggests the preventive measure who head the commission। बताए थे कि लिट्टी में क्या था अकाल के समय, अटैची। अटैची में क्या था, लिट्टी था। तो लिट्टन के समय अकाल हुआ था, अध्यक्ष कौन था, स्ट्रेची। अटैची में लिट्टी, जो बतावा फेंक दिया था। लॉर्ड लिट्टन जो द फॉरवर्ड पॉलिसी अपनाता है टुवार्ड्स नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर के लिए, इवेंचुअली लीड द मेजर मिलिट्री कन्फ्लिक्ट। तो देखो जो जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर है, ये उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, इसके प्रति जो है आप बताए थे कि रूसी इन्फ्लुएंस के कारण अफगान के प्रति क्या सा नीति अपनाया। रूसी इन्फ्लुएंस के कारण अफगान के प्रति आक्रामक नीति अपनाया था कौन, लिट्टन। तो क्या हो जाएगा, सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर। सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर जो कि 1870 से 80 के बीच में हुआ। उसको लग रहा था कि रूस कहीं ना आ जाए, इसके कारण ये आक्रामक नीति अपना लिया लिट्टन। जो 1879 में बताए थे कि स्टैट्यूटरी सिविल सर्विसेज लाया था भारत में। देखो ये सिविल सर्विसेज कांडवालिस नहीं लाया था, कन्फ्यूजन नहीं हो जाना, वैधानिक सेवा। इसके कारण क्या था, इसका पर्पस कि एक बच्चों को जो कुलीन परिवार से हैं उसको नॉमिनेट करना, जो हाई बर्थ है, ठीक है, अपनी इधर नॉमिनेट करना। जो भारतीय भी जात वर्ग है उसको प्रशासन में क्या करना है, नॉमिनेट करना है, ठीक है। लेकिन 1891 में इसकी सिफारिशों को फिर समाप्त कर दिया गया। जो वायसराय है सक्सीड लॉर्ड लिट्टन एंड रिपेलेड द कंट्रोवर्शियल वर्नाकुलर प्लेस एक्ट। मतलब वर्नाकुलर प्लेस एक्ट को लिट्टन को मजा कौन चकाया था, तो रिपन। कब समाप्त किया था, लॉर्ड लिट्टन वॉज अपॉइंटेड एज द वायसराय ऑफ इंडिया इन 1876 बाय विच ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर। तो बताओ लॉर्ड वायसराय इसको कौन नियुक्त किया था, डिज़रायली। अच्छा पता है डिज़रायली से किसका पंगा हुआ था, इससे पहले नॉर्थ बुक का पंगा हुआ था, क्योंकि ये क्या था, अफ़गान का विरोधी। और ये डिज़रायली क्या था, अफ़गान में शांति चाहता था उस समय, नहीं लड़ना। On which that Lord Lytton laid the foundation of stone of the Mountain Anglo Oriental College MAO। मायो कॉलेज अलग है, ये माउंटम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज है। तो थाला फॉर रीजन 1877 में स्थापना किया था कॉलेज, जनवरी 8 1877 में। और मायो कॉलेज का स्थापना वो 1875 में, 75 बार कॉलेज का स्थापना बताए थे। Which member of Lord Lytton Council was the primary architect behind the equalization of salt duties across the India। बताओ जो कौन सा मेंबर है लॉर्ड लिट्टन के काउंसिल का, वो आर्किटेक्ट है बिहाइंड द इक्विलाइजेशन ऑफ साल्ट ड्यूटीज़। बताए थे जो साल्ट ड्यूटीज़ हैं, बताए थे कि लिट्टन ने नमक पर एकाधिकार को समाप्त किया, जिसका प्रमुख कौन बनाया था, नमक बनाने के एकाधिकार को जो लिट्टन ने वो समाप्त किया। ये लाइन कैसे याद रखेंगे, पहली बात तो लिट्टी में नमक कम है तो एकाधिकार ही खत्म कर दिया। लिट्टी खाया अटैची से निकाल के और बोला लिट्टन की लिट्टी में नमक कम है तो इसका एकाधिकार ही समाप्त कर दिया नमक बनाने का, ठीक है। अब बताए थे कि लिट्टी कहाँ से निकालता है, ये अटैची से निकालता है, तो इसका अध्यक्ष किसको बनाएगा, स्ट्रेची को। तो इस लाइन का मतलब समझ में है कि जो इक्विलाइजेशन ऑफ साल्ट ड्यूटीज़ किया उसके पीछे कौन था लिट्टन के समय, तो स्ट्रेची था। अब है बीच मेंबर ऑफ द, ये तो वही चीज़ है, इसी का क्या है एक्सप्लेनेशन है कि एज द फाइनेंशियल मेंबर ऑफ द काउंसिल, इसके समय का फाइनेंशियल मेंबर था जॉन स्ट्रेची वर्केड विद द लिट्टन टू इंट्रोड्यूस यूनिफॉर्म साल्ट टैक्स एंड एलिमिनेट इंटर स्टेट साल्ट स्मगलिंग। जो एक जगह से दूसरे जगह जाता है साल्ट स्मगलिंग हो रहा है उसको रोका।
एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जो स्मगलिंग हो रहा था। अच्छा ये तो कोई सब का नाम क्या है? कवन कवन नगरी कावागनरी कौन था? तो एक डिप्लोमेट था जो अफगान अफेयर्स से संबंधित था, ट्रीटी ऑफ गंडमक से। थियोडोरी बैग कौन था? तो वो संबंधित था मेयो कॉलेज के प्रेस से संबंधित था। रिचर्ड टेम्पल कौन था? लॉर्ड लिटन aggressive stance towards Afghanistan intended to minimize the Russian influence was known as the मास्टरली इनएक्टिव नीति अपनाएगा नहीं ना। पॉलिसी ऑफ प्राउड रिजर्व अपनाया नीति। पॉलिसी ऑफ प्राउड रिजर्व emphasized the British control and authoritative posture to safeguard interest in Afghanistan। रसिया के इन्फ्लुएंस को कम करने के लिए आक्रामक हो गया लिप्टन, यही बात बोलना चाह रहा है। जो लॉर्ड लिप्टन है 1877 में बताए थे, वो एक्सेप्ट किया रिजोल्यूशन फ्रॉम द ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन कि एबलिश करो ड्यूटीज ऑन हाउ मेनी आर्टिकल। अरे भाई अभी तो समझाए थे कि 1879 में यहाँ पर आ रहा है 9 से याद कराए थे कि 29 चीज़ों पर टैक्स बंद करवा दिया, जिसके कारण क्या हो गया, जो ब्रिटिश सामान है भारतीय बाज़ारों में सस्ता में बस गया। अब भारतीय अर्थव्यवस्था क्या हो गया, कमज़ोर हो गया, ब्रिटिश अर्थव्यवस्था मजबूत हो गया। तो लिप्टन ही किया था ये काम, ठीक है। Who was the Amir of Afghanistan who failed the country of the following? लॉर्ड लिप्टन 1878। तो शेर अली था उस समय, प्रोमिनेंट कौन था 1878 में? शेर अली था। शेर अली fled when the British invaded and the subsequence of the Treaty of Gandamak was signed with his son। ठीक है ना। देखो जो शेर अली से लड़ा था लिप्टन, लेकिन जब शेर अली मर गया, जब ट्रीटी ऑफ गंडमक होगा 1879 के आसपास, तो उस पर इसका सन जो है याकूब खान, वो साइन करेगा लिप्टन के साथ, ठीक है। ए मेजर प्रोविजन ऑफ द ट्रीटी ऑफ गंडमक 1879 में हुआ था, ट्रीटी ऑफ गंडमक याकूब खान के साथ। वॉज इस्टेब्लिश परमानेंट ब्रिटिश डिप्लोमेटिक मिशन इन विच सिटी। तो इसके तहत बोला गया था कि एक हमारा परमानेंट ब्रिटिश डिप्लोमेटिक मिशन जाएगा, आपकी किस सिटी में जाएगा? तो बताओ, हमको लग रहा काबुल होगा, देखते हैं इसका आंसर। बिल्कुल, देखो यहाँ पे बोल रहा है कि काबुल में ही एक अस्थाई ब्रिटिश रेजिडेंट रखने की बात हुई थी। और यहाँ पर भी देखो कि जो ट्रीटी ऑफ गंडमक हुई थी, ये याकूब खान के साथ साइन हुई थी 1879 में, ठीक है। अब यहाँ पे द वायसराय हु फॉलोड एग्रेसिव पॉलिसी टुवर्ड अफगानिस्तान वाज। अफगानिस्तान के प्रति कौन सा सब वायसराय है जो एग्रेसिव पॉलिसी अपनाया था? तो बताओ, तो लिप्टन, ठीक है। और यही तो किया था। इसी के समय तो सेकेंड एंग्लो अफ़गान वॉर होता है 1878 से 1880 तक, जिसमें 1879 में ट्रीटी ऑफ गंडमक होता है याकूब खान के साथ। फिर यहाँ पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द लॉर्ड लिप्टन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस बिफोर ही वॉज अपॉइंटेड वायसराय ऑफ इंडिया। भारत में वायसराय बनने से पहले वो किस पद पे था? तो भारत, देखो कभी था, वो किसी भी बेहतर पद पे नहीं था, वो कभी था भारत में वायसराय बनने से पहले, बस ये याद रखना है। द सेकेंड एंग्लो अफगान वार ब्रोक आउट afresh September in 1879 due to massacre of British mission in Kabul। Who was the leader of mission? अब बोल रहा है, आपको याद है सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर हुआ था, तो लिप्टन की ओर से जो प्रमुख सेनापति था वो था कावांगरी। इसका पढ़े थे ना इसके बारे में?
कावंगिरी था, वो कौन था? कावंगिरी। Lord Lytton administrative is often criticized for the treatment of princely state regarding the salt trade. बिल्कुल। What was the major point of contention? तो बोला गया था कि जो ब्रिटिश ऑफिशियल, पता है, जो साल्ट ट्रेड के व्यापार पे कुछ किया था लिप्टन, जो स्मगलिंग हो रहा था इंटर स्टेट, उसको रोकने का प्रयास किया था। कैसे याद करा था? लिट्टी में नमक कम है, तो पता है वो सब के रियासत में छापा मारने के बहाने घुस जाता था, सर्च करता था, सीज करता था, जिससे पंगा होता था प्रिंसली स्टेट से लिप्टन को। ब्रिटिश अधिकारियों ने नमक की खोज और जब्त करने के लिए रियासतों में जबरदस्ती प्रवेश किया। यह एक प्रमुख मुद्दा अंतर्राज्यीय नमक व्यापार था, स्मगलिंग का। The forward policy of Lytton aimed to establish a scientific frontier for British India. What was the primary strategic objective of this policy? जो फॉरवर्ड पॉलिसी अपनाया वो क्या था? गेनिंग कंट्रोल ओवर द माउंटेन पासेज बियॉन्ड द इंडस रिवर। इसको पढ़ेंगे, क्या था? एनेक्स द इंटायर टेरिटरी अफगानिस्तान। नॉट नेसेसरी द टोटल एनेक्स। टोटल एनेक्स नहीं करना चाहता था, इसको बफर स्टेट भी नहीं बनाना चाहता था। वो बस चाहता था लॉर्ड लिटन कि हमको जो है माउंटेन इस सब पे क्या हो जाए, पासेस इस सब पे कंट्रोल हो जाए, बस यही चाहता था। अंडर द ट्रीटी ऑफ गंडमक, कंट्रोल ओवर विच स्पेसिफिक वैलीज एंड डिस्ट्रिक्ट वाज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द अफगानिस्तान टू ब्रिटेन। ट्रीटी ऑफ गंडमक के तहत कौन सा जो वैली है, देखो आखिर में मिल भी गया, जो लिटन चाहता था वो अफगानिस्तान को ट्रांसफ़र हो गया। तो कुर्रम, पिसिन वैली, सीवी डिस्ट्रिक्ट, यही सब जो वैली था, पासेस था, इस पर लिटन का क्या चाहिए था? कंट्रोल। तो कुर्रम, पिसिन वैली, सीवी डिस्ट्रिक्ट, कुर्रम, पिसिन घाटियाँ और सीवी वैलीज। द्वितीय एंग्लो अफगान युद्ध के तहत जो 1879 का गंडमक युद्ध हुआ, उसमें जो द्वितीय अफगान युद्ध हुआ, गंडमक ट्रीटी हुआ, तो उसके पहले चरण का समाप्त हुआ। अफगान का जो आमिर था मोहम्मद याकूब, और प्रमुख पर्वतीय दर्रों और ब्रिटिश नियंत्रण सुरक्षित करने के लिए इन विशेष सीमावर्ती जिलों का नियंत्रण ब्रिटिश साम्राज्य को सौंप दिया। देखो यही है ट्रीटी ऑफ गंडमक। टोटल एनेक्स करना कोई प्रावधान नहीं था, ठीक है? टोटल एनेक्स फिर से बता रहे हैं, टोटल एनेक्स नहीं चाहता था। अब आगे यहाँ पे लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन को हम पढ़ते हैं रीओपन। स्थानीय शासन का रीओपन कौन किया? रिपन कौन काटा? 1882 में, जहाँ पे नगर पालिका और जिला बोर्ड को अधिक शक्तियाँ दी गई। भारत में नियमित जनगणना कब शुरू हुआ? 1881 में शुरू हुआ। पहली बार 1872 में हुआ था। भारत में पहला कारखाना का रिबन कौन काटा था? रिबन कौन काटा था? रिबन काटा 1881 में। जब जनगणना हुआ तो कारखाना में भर्ती के लिए लोगों का जनगणना कराया, इसे याद कर सकते हो। कारखाना में भर्ती के लिए लोगों का जनगणना कराया, रिबन काटा। दोनों एक ही साल में हुआ। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का ख़त्म कब किया? तो जब स्थानीय स्वशासन आएगा तो ऐसा अत्याचारी नियम को तो समाप्त करेगा ही, उसी साल। हंटर आयोग का स्थापना हुआ। इल्बर्ट बिल विवाद किसके समय हुआ था? ये बहुत बार पूछा, बीपीएससी में पूछा था। तो कब हुआ था? 1883 में हुआ था। ये डेट याद रखना। किसके समय हुआ था? तो रिपन के समय हुआ था। मैसूर, एक चीज़ और है, मैसूर राज को छीना था कौन? याद है? कुशासन का आरोप लगा के बेंटेक ने, लेकिन मैसूर राज को वापस रीओपन कौन किया? 1881 में, तो रिपन ने। याद रहेगा। भारत में पहली बार नियमित जनगणना कब हुई? तो 1881 में हुई। इससे पहले कब हुई? तो 1872 में हुआ था, मईओ के समय। लेकिन ये कारखाना में लोगों को भर्ती कराने के लिए नियमित जनगणना किया रिपन।
वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को निरस्त कौन किया था? रिपन किया। लिप्टन का बदला रिपन लिया। कब किया था? जब स्थानीय स्वशासन का मुद्दा आया था। शिक्षा में सुधार के लिए हंटर आयोग का गठन कौन किया? तो रिपन किया था। लिप्टन ने रिपन किया था 1882 में। प्रसिद्ध इल्बर्ट बिल विवाद किस वायसराय गवर्नर जनरल के समय हुआ? यही बीपीएससी पूछा था। तो इल्बर्ट बिल विवाद हुआ था 1883 में, रिपन के समय हुआ था। इस बिल के माध्यम से भारतीय न्यायाधीशों को भी यूरोपीय लोगों का मुकदमा सुनने का अधिकार मिल गया। अब रिपन का तो विवाद होने लगा। अब यहाँ पर है, भारत में बाल श्रम को रोकने पहला वाला कारखाना किससे संबंधित है? बाल श्रम को रोकने और काम का घंटा तय करने के लिए भारत का पहले तो बच्चा ही पढ़ने पर ध्यान दिया जाएगा, तब ना काम पे। भारत में पहला फैक्ट्री एक्ट आया, कब पारित किया गया? तो बताए थे, कारखाना में भर्ती करने के लिए जनगणना हुआ था 1881। फिर यहाँ पे, अरे भाई कितनी, फिर है यहाँ पे, भारत में पहली बार रेगुलर सेंसस कब शुरू हुआ? तो 1882 में शुरू हुआ, रिपन कटाया। फिर यहाँ पे बोल रहा पहला कारखाना एक्ट आया था 1881 में, जनगणना के समय। इसमें क्या था? पहले तो बालक पे ध्यान देंगे, फिर उसके काम के घंटों पर ध्यान देंगे, इसके लिए आया। शिक्षा में सुधार के लिए हंटर आयोग का स्थापना किया गया था रिपन के समय। इल्बर्ट बिल विवाद का संबंध निम्नलिखित में से किस मुद्दों से है? तो भारतीय न्यायाधीश भी और यूरोपीय नागरिक के मुकदमे सुनने का अधिकार मिल गया। भारत में जो सिविल सेवा का आयु 19 कर दिया गया था, उसको बढ़ा के कौन कर दिया? 21। तो लिप्टन का बदला लिया रिपन। हंटर आयोग मुख्य रूप से किस स्तर पर शिक्षा सुधार में ध्यान दिया था? तो प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पे वो ध्यान दिया था। अब यहाँ पे देखो, मैसूर राज्य का रीओपन कौन किया? बताए थे ना, 1881 में रिपन किया था। मैसूर राज्य को उसके पुराने हिंदू शासक परिवार को वापस सौंपने रीओपन ऑफ मैसूर का ऐतिहासिक फैसला किसके समय हुआ? तो रिपन कर दिया वापस, जो बेंटिक के द्वारा लिया गया था। इल्बर्ट बिल विवाद के उग्र विरोध के कारण लॉर्ड रिपन अपने कार्यकाल की समाप्ति के पहले इस्तीफा देना पड़ा था। बिल्कुल। यूरोपीय लोगों द्वारा इस बिल के विरोध में कौन सा संगठन बनाया? अपने बचाव में यूरोपीय लोग एक संगठन बनाया, यूरोपीय डिफेंस एसोसिएशन। रिपन को भारत का सबसे लोकप्रिय गवर्नर जनरल के रूप में जाना जाता है। उसे भारत का उद्धारक या सेवियर बोला जाता है। अच्छा, पंजाब का उद्धारक कौन था? जॉन लॉरेंस, जो पहला चीफ कमिश्नर बना था। फिर भारत का उद्धारक कौन है? तो देखो, कई बार हम लोग कन्फ्यूजन होते हैं इससे, गोपाल कृष्ण गोखले से कि ये कहे होंगे, इनसे कन्फ्यूजन नहीं हो। आंसर होगा फ्लोरेंस नाइटिंगेल। एक बार देख लीजिए।